सो हेलो स्टूडेंट्स, आज है लेक्चर नंबर 4 चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एवोगैड्रोस लॉ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बर्जीलियस हाइपोथेसिस और लास्ट में सम एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। ये जो लॉ है हमारा, इसका डेरिवेशन आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा, बट उस डेरिवेशन के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चंस जो है उसमें से एक दो क्वेश्चंस बेस्ड है इसी लॉ के ऊपर। अगर आप दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं तो फिर इस लॉ का जरूरत नहीं पड़ेगा, बट आई थिंक आपको ये लॉ जानना चाहिए ताकि आप किसी एक क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करना सीखें। प्लस ये चीज आपको हेल्पफुल होगी अगर आप जेई और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एवोगैड्रो लॉ। सो एवोगैड्रो लॉ जो था उससे पहले भी एक लॉ के रूप में ही आप कह सकते हैं, जो कि आगे चल के लॉ नहीं माना गया, उसमें कमियां थी। ठीक है, उसके कुछ लिमिटेशंस है, फिर उस लॉ को बदल दिया गया। सो सबसे पहले देखिए बच्चों, एवोगैड्रो से भी पहले एक इंसान आए थे बर्जीलियस। बर्जीलियस ने क्या किया, अपनी एक थ्योरी दी। ठीक है, और वो थ्योरी उन्होंने किस बेसिस पर दी, तो वो बेसिस उनका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और गे-लुसैक्स लॉ पर बेस्ड था, जो कि हम पहले ही तीनों चीजें पढ़ चुके हैं सेपरेटली। ठीक है, सो अगर आपको नहीं पता है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, गे-लुसैक्स लॉ और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है, तो आप प्लीज एक बार पीछे जाएं और उसको सुनकर आए। सो उन तीनों ही थ्योरीज को पढ़ने के बाद बर्जीलियस ने क्या कंक्लूड किया कि उन्होंने कहा कि डाल्टन के हिसाब से और बाकी के लॉ के हिसाब से जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कार्बन है, कार्बन अगर कंबाइन होगा आपका ऑक्सीजन के साथ तो प्रोडक्ट देगा CO2, एंड दिस ऑल विल बी इन सिंपल होल नंबर रेशियो। जैसे यहां पर अगर आप बैलेंस करें, सो दिस इज 1, दिस इज आल्सो 1 एंड दिस इज आल्सो 1। एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास गैस है H2 गैस कंबाइंस विद Cl2 गैस एंड दिस गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl गैस। सो दिस इज व्हाट उनके हिसाब से क्या था कि ये जो गैसेस है कंबाइन होके प्रोडक्ट दे रहे हैं वो सारे सिंपल होल नंबर रेशियो में होते थे। ठीक है, किसके हिसाब से, डाल्टन्स के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास, और आप कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स। समझे, उनका क्या कहना था कि अगर सपोज करिए आपने गैसेस बनाया है, गैसेस क्या, कोई भी कंपाउंड बनाया है अकॉर्डिंग टू डाल्टन, कोई भी कंपाउंड अगर आपका बना है, सो अगर एक मॉलिक्यूल, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा, सो वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि सपोज जैसे हम कह रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल इसका होता है, एक मॉलिक्यूल इसका होता है और इसका 3.1 मॉलिक्यूल होता है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। उनका यही कहना था कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो होगा या फिर इनके मासेस का रेशियो होगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दोनों के हिसाब से, इन दोनों के चाहे आप मास पर फोकस करें चाहे आप नंबर ऑफ एटम्स पर फोकस करें, ठीक है, आप बोलेंगे ये तो मॉलिक्यूल होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यही तो उनका लिमिटेशन था कि वो मॉलिक्यूल नहीं जानते थे डाल्टन, ठीक है, और ना ही बर्जीलियस जानते थे। और हम आपको पहले ही बताए थे कि एवोगैड्रो ने बताया था मॉलिक्यूल होता है। सो अभी हम एवोगैड्रो को बीच में लेके नहीं आ रहे हैं, अभी हम लोग बर्जीलियस तक की बात कर रहे हैं। तो अभी हम लोग भी जानबूझ के गलत बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे 1 एटम ऑफ H2, 1 एटम ऑफ Cl2 एंड दिस गिव्स 1 एटम ऑफ HCl कंपाउंड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू whom? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड बर्जीलियस, नॉट अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो। सो इसको आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, सो उनका कहना था कि अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो देखेंगे तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये 1 है, ये 1 है तो ये 2.1 है, 3.1 है, डेसिमल में या फिर फ्रैक्शन में है 3/4, 5/6, 1/2, फ्रैक्शन में कभी नहीं आ सकता। ठीक है, ये किसका कहना था? तो ये सारा चीजें बर्जीलियस का कहना था, और वो किस बेसिस पर कहते थे? तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और गे-लुसैक्स लॉ के बेसिस पर कहते थे। यहां तक लॉक हो गया दिमाग में। अब देखिए, उन्होंने ये तो आपका बेसिकली ये जो कहने का है, ये सारी चीजें बेसिकली आपकी डिपेंडेंट है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे। उसी में तो आपको बताया गया था ना, सिंपल होल नंबर रेशियो या फिर डेफिनिट रेशियो, या फिर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में भी आपका यही आया था, डेफिनिट रेशियो। लेकिन गे-लुसैक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता है। वो नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पर नहीं करेगा, समझिएगा, नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पर कौन लोग चलते थे? सो हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन चलते थे।
लेकिन गे-लुसैक के हिसाब से कैसे चलता था? सो गे-लुसैक के हिसाब से जो आपका रेशियो होता था वो रेशियो वॉल्यूम के बेसिस पर होता था। गे-लुसैक लॉ के हिसाब से ये जो डेफिनिट रेशियो आते थे वो नंबर ऑफ एटम के बेसिस पे या फिर मास के बेसिस पर नहीं आते थे, वो तो आपके लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बेसिस पर आते थे। लेकिन गे-लुसैक लॉ के हिसाब से ये जो आपके रेशियोज आएंगे जो कि डेफिनिट होंगे वो सारे वॉल्यूम के बेसिस पर होंगे। ठीक है, सो देखिए बर्जीलियस ने ना यही चीज को कंक्लूड किया कि देखिए लॉ तो ये भी सही है, लॉ तो ये भी सही है। सो बर्जीलियस ने क्या किया, उन्होंने इन दोनों ही चीजों को कंबाइन कर दिया। सो अगर आपको सिंपली बताना हो कि व्हाट इज बर्जीलियस हाइपोथेसिस का प्रिंसिपल, तो आप बोलेंगे उसका प्रिंसिपल यही था कि उन्होंने गे-लुसैक्स लॉ और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को कंबाइन कर दिया। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहता है कि एटम्स जब कंबाइन होंगे तो उनके नंबर ऑफ एटम्स या फिर एटॉमिक मासेस जो होंगे वो डेफिनिट रेशियो में होंगे। जैसे एक एटम किसी एक कंपाउंड का, दूसरा एटम किसी एक कंपाउंड का, दोनों मिलके कोई तीसरा कंपाउंड बना है, सो उन तीनों ही नंबर ऑफ कंपाउंड्स या फिर उन तीनों ही के मासेस का रेशियो हमेशा होल नंबर आएगा। दिस इज द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑब्जर्व्ड बाय बर्जीलियस एंड अकॉर्डिंग टू गे-लुसैक्स लॉ ये जो रेशियो होगा सब वही होगा लेकिन वॉल्यूम्स के बेसिस पर होगा, यानी कि वॉल्यूम्स का रेशियो जो होगा वो डेफिनिट होगा। हाँ ऑब्वियसली कंडीशन भी होना चाहिए कि कंडीशन ऑफ इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर या फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जिस पर कि आपके मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर के गैस ही बना है। ऐसा ना हो कि आप मॉलिक्यूल्स लिए थे गैस कंपाउंड बन गया लिक्विड, तो वहां पर गे-लुसैक्स लॉ नहीं बनेगा। ठीक है, सो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सो कुल मिला के बच्चों कंक्लूजन ये आया कि बर्जीलियस ने कहा, सबसे पहले गे-लुसैक से उन्होंने पहला लाइन उठाया कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस, equal volume of all the gases at similar conditions of temperature and pressure contains equal number of atoms। ठीक है, समझ में आ रहा है? टेंशन नहीं लेना, नहीं समझ आया तो हम आपको एक फोटो भी यहाँ डाल देंगे, मेरा लिखा हुआ नोट्स का यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सो आप इसको देख सकते हैं, साथ ही साथ हम आपको लिख के बताते हैं वो भी एग्जांपल के साथ। सो होप सो आपको समझ में आए। अगर आपको नहीं समझ आया तो पढ़ सकते हैं यहाँ से भी। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, और यहाँ तक जो था वो किसका बेसिस था? वो बेसिस था आपका गे-लुसैक का। ठीक है, और जो यहां से यहां तक का जो बेसिस है इक्वल नंबर ऑफ एटम, वो बेसिस आपका तैयार होता है काफी हद तक इससे। सो ये तैयार होता है आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बेसिस पर। अब तो शायद आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अब देखिए इसका डिमॉन्स्ट्रेशन कैसे करते हैं। सो सपोज करिए हम एक ऐसा इक्वेशन लेंगे जो कि फॉलो करेगा इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, और हम आपको एक और बात बता दें कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ गैसेस पर ही नहीं, हर तरह के रिएक्शंस पर बेस मतलब कि एप्लीकेबल होता है। ठीक है, हर रिएक्शंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यहाँ पे सोडियम मेटल ले लें जो गैसेस ना हो, आप वो भी ले लें। सो अगर एक्चुअल में कहना हो तो हम कहेंगे कि जरूरी नहीं है कि आप गैसेस ही लें। ठीक है, गैसेस से कोई जरूरत नहीं है, आप बस कोई भी कंपाउंड लें, अगर उनका इक्वल वॉल्यूम है तो वो लोग इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ही लेंगे। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है अब तक आप बचपन में मोल कॉन्सेप्ट भी पढ़े हैं ना, थोड़ा थोड़ा आपको रिमेमोराइज करना है। सो दिस इज C plus O2 will give CO2। तो आप यहाँ पर क्या कहते थे कि 1 वॉल्यूम ऑफ ये तो 1 वॉल्यूम ऑफ ये तो 1 वॉल्यूम ऑफ ये। ठीक है, अगर ये 2 वॉल्यूम तो ये भी 2 वॉल्यूम तो ये भी 2 वॉल्यूम। और वही आप नंबर ऑफ एटम में भी कह देते थे कि अगर इसका नंबर ऑफ एटम है 2 तो इसका भी नंबर ऑफ एटम है 2 और इसका भी नंबर ऑफ एटम है 2। इन जनरल फॉलो करते ही हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि गैसेस हो तो ही फॉलो करेगा, लिक्विड भी इन जनरली और सॉलिड्स भी इन जनरल फॉलो कर ही लेते हैं। लेकिन अब केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन ढेर सारे होंगे, सो इसके भी होते हैं। सो आई थॉट कि हम एक्सेप्शंस बताएं, बट आई थिंक वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, उसको आगे चल के देखेंगे। ठीक है, सो ऐसी चीजें हैं बच्चों। तो अभी हम लोग अपने कंसीडरेशन के लिए गैसेस ही मान के चलेंगे कि गैसेस के साथ ही ये सब हो रहा है। ठीक है, सो कहने का मतलब है कि हम एक एग्जांपल लेंगे H2 plus Cl2 that is also gas and this will give 2HCl। ठीक है, ये एक रिएक्शन है जिसमें तीनों ही गैसेस हैं। ठीक है, सो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बेस में आप क्या कह सकते हैं कि 1 एटम ऑफ H2 plus 1 atom of Cl2 gives 2 compound atom
ऑफ HCl। ठीक है, आप सोचेंगे एटम क्यों, मॉलिक्यूल क्यों नहीं है, तो बच्चों उस समय डिस्कवर नहीं हुआ था, ठीक है, बर्जीलियस के टाइम पे। ठीक है, सो आप ऐसे समझ पा रहे हैं कि one atom of this will combine with this one atom of this and this will give two compound atoms of HCl। इसको एक और तरह से आप कह सकते हैं कि one volume of H2 gas combines with one volume of Cl2 gas gives two volume of HCl gas। ऐसा भी आप कह सकते हैं, किसके बेसिस पर, तो गेलू-सैक्स लॉ के बेसिस पर। ठीक है, तो बच्चों अभी हम वॉल्यूम वाला कंपैरिजन नहीं करेंगे बिकॉज वॉल्यूम वाला आपका हर वक्त ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब आप आधा वॉल्यूम बोलेंगे तो हो सकता है ना, अब आधा वॉल्यूम मतलब हुआ कि ठीक है कंटेनर 1 लीटर का था, अब आधा लीटर का है, तो वॉल्यूम वाले को भी हम लोग थोड़ा सा साइड करेंगे, हम सीधा एटम्स को कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है, लेकिन आप दिमाग में रखना कि ये भी हो सकता है इसका मतलब कि 1 चाहे लिख देते हैं हम, 1 वॉल्यूम ऑफ H2 प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2, this will give 2 volumes of HCl। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ये वाले पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे बिकॉज इसका लिमिटेशंस हमको दिया भी नहीं है और हमको जानना भी नहीं है और आई थिंक होता भी नहीं है। ठीक है, आधा वॉल्यूम कैसे बोल सकते हैं आप, हो ही सकता है ना, किसी का भी आधा वॉल्यूम ऑब्वियसली पॉसिबल है। हाँ, अगर एक अकेला एटम का आधा वॉल्यूम बोलेंगे तो ऑब्वियसली नहीं पॉसिबल होगा, एक एटम को आधा काटना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से बात वही बन जाएगी, यहाँ पर भी अभी हम वही करने वाले हैं, एक एटम को प्रूव करेंगे कि आधा एटम बन रहा है, वो आप देखिएगा धीरे धीरे। सो जो चीज यहाँ एप्लीकेबल होती है वही चीज वॉल्यूम में भी एप्लीकेबल होती है। वॉल्यूम भी अगर इस हिसाब से सोचे कि एक एटम का आधा नहीं हो सकता तो ऑब्वियसली आपका एक वॉल्यूम का भी आधा नहीं हो सकता, अगर वो एटम एक अकेला है तो। अभी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस आ जाएगा आपको समझ में। सो इसको हम हटा रहे हैं, वॉल्यूम का भी नीड नहीं है। ठीक है, आप इसको समझेंगे तो वॉल्यूम भी समझ जाएंगे, थोड़ा और पेशेंस। सो देखिए बच्चों, उनका कहना था कि one atom of H2 will combine with one atom of Cl2 to give 2 compound atoms of HCl। ठीक है, अब देखिए क्या कहना, अब क्या उन्होंने कहा, मान लीजिए हमको 2 कंपाउंड एटम्स नहीं चाहिए, हमको चाहिए एक कंपाउंड एटम। देखिए बच्चों, किसी भी चीज का 2 कंपाउंड एटम अगर होगा तो उसका माना कि आधा कंपाउंड एटम होना पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी एटम को आधा कैसे काट सकते हैं, देखिए उस समय की थ्योरी के हिसाब से एटम क्या होता था, एक इंडिविजिबल पार्टिकल। सो एक एटम पॉसिबल हो सकता है, 2 एटम भी पॉसिबल हो सकता है, बट आधा एटम तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो देखिए एक इलस्ट्रेशन देते हैं, जैसे हम कहना चाहते हैं कि हमको चाहिए 2 एटम, अभी क्या मिल रहा था, 2 कंपाउंड एटम ऑफ HCl ना, हम कह रहे हैं कि भैया अगर किसी चीज का 2 एटम्स अगर किसी चीज का पॉसिबल है तो एक एटम भी तो पॉसिबल होना चाहिए। सो ये भी तो कह सकते हैं ना कि 1 कंपाउंड एटम ऑफ HCl बनेगा हमारा। किसी चीज का अगर 2 कंपाउंड एटम है तो एक भी बनना चाहिए। अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा, जब ये 2 होता है तो ये 1 होता है, जब ये 1 होगा तो ये कितना होगा, हाफ एटम ऑफ Cl2। और यहां भी यूनिटरी मेथड से आ जाएगा, अगर वो 2 है तो ये 1 है, वो 1 है तो ये 1/2 है, हाफ एटम ऑफ H2। बुक में आपको ना n एटम ऑफ H2 और n एटम ऑफ Cl2 will give 2n कंपाउंड एटम्स ऑफ HCl लिखा है, बट उसका नीड नहीं है, आप यहाँ इतने में भी समझ सकते हैं हमको लगता है। ठीक है, नहीं समझ आया तो आप कमेंट कर देना, फिर से बता देंगे थोड़ा और सिंपलर वे में। सो देखिए बच्चों, यहीं से बनता है उसका गलती। ठीक है, उन्होंने तो डिमॉन्स्ट्रेट किया ना कि हाफ एटम ऑफ H2 एंड हाफ एटम ऑफ Cl2 will give 1 कंपाउंड एटम। कंडीशन हम डाल दिए ना बर्जीलियस के सामने कि अब आपको ना 2 कंपाउंड एटम नहीं बनाना है HCl गैस का, एक ही कंपाउंड एटम बनाना है। तो अब उनकी मजबूरी हो गई ना, अब उनको क्या करना पड़ेगा, इसको आधा आधा लेना पड़ेगा, और आपको तो पता है कि एटम तो आधा पॉसिबल ही नहीं होता है। ठीक है, एटम का तो आधा होना पॉसिबल नहीं है। सो यहां से दिमाग ठनका एवोगैड्रो का, उन्होंने कहा कि भैया देखिए एटम आधा नहीं हो सकता। सो अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आधा एटम, यहां पर एटम की बजाय कोई एक ऐसा वर्ड है जो कि यहां पर एक कंपाउंड एटम भी बना दे और एटम की प्रॉपर्टीज को वैसे की वैसी रखे, बिकॉज उनके हिसाब से तो एटम आधा हो जा रहा है। एटम अगर आधा हो जा रहा है तो फिर वो तो इंडिस्ट्रक्टिबल और इंडिविजिबल हुआ ही नहीं। ठीक है, और वैसे भी आपको पता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एज वेल एज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, सो एटम तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो आधा कैसे हो सकता है। तो आपका नया चीज आया, एक नया वर्ड आया जिसे हम लोग आज जानते हैं मॉलिक्यूल के नाम से। ठीक है,
सो ये मॉलिक्यूल क्या है आपका? सो मॉलिक्यूल का डेफिनेशन बच्चों वही है जो आप लोग पढ़ते हैं। अब आप शायद कुछ और पढ़े होंगे, आपने पढ़ा होगा कि टू और मोर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म an independent particle that can exist independently, a particle that can exist independently, मतलब कि वो पार्टिकल जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता हो, जो कि स्टेबल हो एनवायरनमेंट में, ठीक है। सो इसको शॉर्ट में, इसका भी डेफिनेशन आपको मिल जाएगा वीडियो चलते वक्त, ठीक है। सो इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? ये क्या होता है? मॉलिक्यूल जो कि इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट पार्टिकल होने के साथ साथ टू और मोर एटम से जुड़कर बना है, ठीक है। सो ये नई चीज दी थी किसने? एवोगैड्रो ने, ठीक है। उन्होंने फिर डिस्कवर किया मॉलिक्यूल वर्ड को, और उनके जो एवोगैड्रो का हाइपोथेसिस था उसमें एटम्स को रिप्लेस कर दिया मॉलिक्यूल से, और आपका जो नया रूल बना, जो नया लॉ बना, मतलब कि हाइपोथेसिस ही आपका जो चेंज हुआ, बस मतलब कि आप बर्जीलियस हाइपोथेसिस में से एटम हटा दीजिए, बन जाएगा आपका एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। आपको दोनों ही हम यहाँ पर फोटोज लगा दिए होंगे, ऊपर नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। सो क्या है? बर्जीलियस हाइपोथेसिस जो है वही एक्चुअल में एवोगैड्रो लॉ है, बस वहां पर एटम की जगह पे आपको मॉलिक्यूल डाल देना है। सो देखिए आप, एवोगैड्रो ने कैसे इस चीज को जस्टिफाई किया कि अगर हाफ एटम नहीं पॉसिबल हो सकता है तो उसकी जगह पे क्या आना चाहिए? बहुत ही सिंपल, उन्होंने कहा कि आप जहां जहां पे एटम लिखे हैं ना, वहां वहां पर आप मॉलिक्यूल वर्ड को डाल दीजिए, ठीक है। और कंपाउंड एटम की बजाय कंपाउंड मॉलिक्यूल्स आप कहिए, आपका जो है एटम का जो डेफिनेशन है वो भी बचा रहेगा, टार्टस एटॉमिक थ्योरी भी बची रह जाएगी, मतलब एटम की भी बात रह जाएगी, और आपका रिएक्शन भी जस्टिफाई हो जाएगा, और एक नया वर्ड भी हमको मिल जाएगा, मॉलिक्यूल, ठीक है। सो उन्होंने कैसे जस्टिफाई किया? उन्होंने कहा कि वन molecule of H2 combines with one molecule of Cl2 and this will give two compound molecules of HCl। अब आपको एक कंपाउंड एटम का जानना है कि एक कंपाउंड मॉलिक्यूल ऑफ HCl कैसे बनता है। सो बहुत ही सिंपल है, एक आधा मॉलिक्यूल ले लीजिए H2 का। अब आप बोलेंगे आधा एटम पॉसिबल नहीं होता है, तो क्या आधा मॉलिक्यूल भी पॉसिबल नहीं होता है? ऑब्वियसली पॉसिबल होगा ना, क्योंकि मॉलिक्यूल में तो H2 दो है, ठीक है। मॉलिक्यूल का आधा तो पॉसिबल है ना, कैसे होगा आधा? कर लीजिए, एक हाइड्रोजन है, ठीक है, दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, बॉन्ड बनाया, आधा आपने तोड़ दिया मॉलिक्यूल को, तो एक हाइड्रोजन एटम इधर, एक हाइड्रोजन एटम इधर, हो गया जस्टिफाई। मॉलिक्यूल आधा किया जा सकता है, लेकिन एटम आधा नहीं किया जा सकता था। यही तो है आपका बर्जीलियस और एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के बीच का मेन कंट्रोवर्शियल डिफरेंस, ठीक है, सिंपल। और अब जब आप लोग जान ही गए हैं कि एटम और मॉलिक्यूल कैसे आया और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो अब देखिए, कोई भी नई चीज आती है हमारे पास तो हम क्या करना शुरू करते हैं? क्यूरियोसिटी जगती है अंदर से, एकदम ख्याल आते हैं ना, जैसे नया नया फोन आया, चलो इसके नए नए फीचर्स देखे जाएं, क्या क्या होते हैं, ठीक है, कितने टाइप होते हैं, कितने वैरायटीज होते हैं, कैसे कैसे फोटोज आ सकते हैं, तो हम चीजों के स्पेसिफिकेशन के पीछे पड़ जाते हैं जब भी कोई चीज हमारे पास नई आती है। लेकिन उस समय स्मार्टफोन तो आते नहीं थे, ठीक है। सो उस समय हमारे पास क्या था? एक नया चीज। सो उस दौर में एक नई चीज लोगों के सामने आ गई थी, जो थी मॉलिक्यूल। अब लोग क्या किए ना कि मॉलिक्यूल के पीछे पड़ गए। अब सबको क्यूरियोसिटी थी जानने की कि भैया मॉलिक्यूल के बारे में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या है? जो कि दो या फिर दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन हो, मैटर नहीं करता सिमिलर हो चाहे डिफरेंट हो, बस दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन हो के स्टेबल हो और एनवायरनमेंट में से घूमते रहे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, अकॉर्डिंग टू whom? अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो, ठीक है, क्योंकि हम लोग गैसेस ही लेके चल रहे हैं ना। अब आपको पता है कि मॉलिक्यूल जरूरी थोड़ी है गैस ही हो, ठीक है, कंपाउंड में भी तो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जरूरी थोड़ा ना है। H2O भी तो मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन फिर भी वो लिक्विड में है ना। तो वो सब चीजें बच्चों आगे चल के हम और डिटेल में जान ही जाएंगे, फिलहाल जरूरत नहीं है। सो जो मॉलिक्यूल होगा बच्चों, मॉलिक्यूल को साइंटिस्ट लोगों ने ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया। उन्होंने कहा कि जो मॉलिक्यूल है वो दो या दो से ज्यादा एटम से बना है तो ठीक है, हम एक बार क्या करेंगे, मतलब उन्होंने बेसिकली क्या किया ना, मॉलिक्यूल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट होगा जिसमें मॉलिक्यूल बना होगा सेम काइंड ऑफ एटम से, समझिएगा, एलिमेंट के डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं। एक बार क्या होगा, जब सेम काइंड ऑफ एटम से जुड़कर बनेगा मॉलिक्यूल, और एक बार केस क्या लिया, जब डिफरेंट टाइप्स
ऑफ एटम से जुड़कर बनेगा मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखिए बच्चों डिफरेंट टाइप वाले भी लोगों ने फोकस उतना नहीं किया, बट ऑब्वियसली आपका सिमिलर काइंड वाले पे फोकस किया और उसको और भी स्पेशल नेम दिया। कहने का मतलब है सिमिलर काइंड ऑफ एटम से मॉलिक्यूल क्या क्या हो सकता है। एक तो है बच्चों नोबल गैसेस, जो कि जैसे हुआ है एक एग्जांपल के लिए हीलियम, जिसमें होगा केवल वन एटम। एक बार आप ले लीजिए O2, जिसमें होगा टू एटम्स। एक बार आप ले लीजिए P4, ठीक है, जिसमें होगा फोर एटम्स। एक बार आप ले लीजिए जानबूझ के सपोज एसिड, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, धीरे धीरे बढ़ा लेंगे, जिसमें होंगे आपके 8 एटम्स। ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम के साथ क्या क्या मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। जैसे CO2 पानी हो गया आपका, H2O, NH3 अमोनिया हो गया आपका, ठीक है, PH3 फॉस्फीन हो गया आपका। सो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपके बन सकते हैं, कितने भी जितना चाहे लिखना लिख लीजिए, बचपन से तो पढ़ते ही आ रहे होंगे आप लोग बहुत सारे। ठीक है, सो उन लोगों ने इस तरह से दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। ठीक है, और इनके तो नाम नहीं दिए कुछ स्पेशल, बट इनके जरूर दिए। ठीक है, तो नाम देने का बेसिस जो था वो ये था कि इन सभी की एटॉमिसिटी क्या होगी, या फिर आप इन जनरल कहिए कि उनके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स है, इसी के बेसिस पर, जिसे हम बोलते हैं एटॉमिसिटी, उसी के बेसिस पर इन सभी को कुछ कुछ स्पेशल नेम्स दिए जाएंगे जो कि सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स के साथ जुड़ के बनते हैं। ठीक है, इसका फायदा भी है ना, अगर आपको कोई सिमिलर काइंड ऑफ एटम बोलेगा मॉलिक्यूल में, अच्छा सॉरी, इसका नाम होता है बच्चों, इसका नाम होता है होमोएटॉमिक, और इसका नाम होता है हेट्रोएटॉमिक। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, तो आप उसको बोल देंगे कि विच आर मेड अप ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ एटम। तो वो लोग सोचेंगे कि भैया यही डेफिनेशन तो आपका होता है एलिमेंट का। ठीक है, सो हालांकि आप जस्टिफाई कर देंगे कि अगर मॉलिक्यूल है तो वो बल्क में नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, लेकिन एलिमेंट का वैसा कुछ नहीं है, वो बस बल्क में होता है और मॉलिक्यूल नहीं होता है वो, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं, बट फिर भी इसके लिए साइंटिस्ट को शायद अच्छा ना लगा, तो उन्होंने कुछ स्पेशल नेम्स दे दिए। कहा कि जब आपका एक एटम होगा, यानी कि पहले आप एटॉमिसिटी देख लीजिए क्या होता है। एटॉमिसिटी हमेशा इन लोगों के लिए दी जाती है, ना कि उनके लिए। एटॉमिसिटी का मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ एटम्स इन होमोजेनियस मॉलिक्यूल। ठीक है, सो एटॉमिसिटी के बेसिस पर जब एक एटम होगा, जैसे नोबल गैसेस, तो हम लोग बोलेंगे उसका स्पेशल नेम देंगे होमो एटॉमिक। दो एटम होगा तो नाम देंगे हम लोग डाई एटॉमिक। अब आई थिंक आप आगे बना लेंगे ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, पेंटा एटॉमिक। ठीक है, फोर होगा तो टेट्रा एटॉमिक, 8 होगा तो ऑक्टा एटॉमिक। समझ रहे हैं ना, पैटर्न समझ में आ गया, सिंपल। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूल। साइंटिस्ट को जब मॉलिक्यूल नाम का वर्ड एक नया नया मिला, तो उन लोगों ने उसका क्लासिफिकेशन इस तरह से किया। और आपको तो पता ही है, साइंस में हो ही रहा है अभी तक, कभी भी कोई भी नई चीज आ रही है, सबका क्लासिफिकेशन हो जा रहा है। जैसे चेंज, सबने देखा कि भैया दुनिया में चीजें बदलती हैं, वह जैसी हैं वैसे ही नहीं रहती, तो उस चेंज को भी दो पार्ट में बांटा ना, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। ठीक है, प्रॉपर्टीज को भी बांटा ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। मैटर को भी बांटा ना, प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर। सो हर चीज तो क्लासिफाइड ही है। और आप 10th में शायद बायो में पढ़े भी होंगे बायोडाइवर्सिटी, वहां आपको बताया गया था कि कितना इंपॉर्टेंस है चीजों को क्लासिफाई करने का। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप जानते हो ऑलरेडी। सो इसको भी आप अपने जहन में डाल लें, इसको याद कर लें अच्छे से। ठीक है, जैसा कि हमारा 2 टॉपिक्स हो चुका है। फर्स्ट वाला था हमारा बर्ज़िलियस हाइपोथेसिस, और उसके बाद था एवोगैड्रोस लॉ। अब हमारा लास्ट चीज बचा है आज के लेक्चर का, जो है सम एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रोस लॉ, या फिर आप कहिए एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। बहुत सारे एप्लीकेशन है, बट हमको पढ़ने तो 2 ही है ना। ठीक है, 2 हम शुरू में बताए थे ना, 2 डेरिवेशंस करने वाले हैं। सो वो दोनों ही डेरिवेशन इसके एप्लीकेशन को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसका डेरिवेशन आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है,
जिसमें आपको कुछ चीजें पता ही नहीं होंगी कि ये तो कभी हम सुने ही नहीं है, ये इक्वेशन कहाँ से आ गया, ठीक है, इसीलिए शायद एनसीईआरटी में दिया ना गया हो, ठीक है, उसको जस्टिफाई कर नहीं पाते, फिर मतलब कि बुक जस्टिफाई नहीं कर पाता कहाँ से आया वो, सो इसीलिए शायद उसको हटा दिया गया हो, ओमिट कर दिया गया हो। बट अच्छी अच्छी बुक्स अगर आप बाहर की लेंगे, एनसीईआरटी भी अच्छी बुक है, बट अगर आप कोई दूसरी रेफरेंस बुक लेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होती है, सो उसमें आपको डेरिवेशन क्लियरली लिखा हुआ मिल जाएगा। हो सकता है बॉक्स बना के लिखा हो या फिर अच्छे से दिया हुआ होगा, ठीक है, सो वो डिपेंड करता है बुक कौन सा है। तो आप कोई भी बुक खरीदेंगे रेफरेंस तो आपको आई थिंक मिल जाएगा अगर वो अच्छी है तो, ठीक है। सो बच्चों पहला जो था एवोगैड्रो का एप्लीकेशन वो था मोलर मास एंड वेपर डेंसिटी के बीच में रिलेशन। यहां पर हम लोग लगाएंगे एवोगैड्रोस लॉ और हम लोग देखेंगे कि हमको एक बहुत खूबसूरत सा इक्वेशन मिलेगा जो कि आपका बेस्ड होगा मोलर मास और वेपर डेंसिटी पे। इससे पहले कि आप लोग आगे बढ़े, हम पहले ही बोल देते हैं, अगर आपको नहीं पता है क्या होता है वेपर डेंसिटी, सो हमारे ही चैनल पे क्लास 10 के लेक्चर्स पे जाइए, वहां पर सिखाया हुआ है, क्लास 9 के बच्चों के लिए भी सिखाया हुआ है, ठीक है। सो क्लास 11 में हमको नहीं लगता सही रहेगा, ठीक है। और मोलर मास भी अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर से जाइए पीछे, एक्चुअली मोलर मास के लिए पीछे जाइए, वेपर डेंसिटी तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, सॉरी, वेपर डेंसिटी आप आज से पहले शायद सुने ही ना हो, हमको नहीं लगता सुने होंगे, बट सुने हो तो फिर वेरी गुड, नाइस, ठीक है। सो बच्चों देखिए आपका जो वेपर डेंसिटी होता है उसका फॉर्मूला हम लोग कहते हैं, ये आपको रटना पड़ेगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, ठीक है, इसका कोई रीजन नहीं पूछेगा, इतना जान लीजिए कि जो वेपर डेंसिटी है ना वो एक तरह से रिलेटिव डेंसिटी है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी याद है जो H2O के रिस्पेक्ट में होती थी, ठीक है, और H2O तो लिक्विड है, लेकिन जो वेपर डेंसिटी है वो H2O के रिस्पेक्ट में नहीं होती है, वो H2 के रिस्पेक्ट में होती है। मतलब जैसे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर क्या आप बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, लेकिन आप वेपर डेंसिटी को कैसे बोलेंगे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की जगह आ जाएगा डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2, ठीक है। सो व्हाट इज वेपर डेंसिटी, सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको रटना होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस करना तो रटना होगा, अगर आप स्कूल के बच्चे हैं कॉम्पिटिटिव से मतलब नहीं रखते हैं तो बच्चों थोड़ा स्किप करिए, सीधा लास्ट वाला रिलेशन देख लीजिए, आपके लिए काफी है। उस इक्वेशन से आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा लेंगे, जो लास्ट वाला एक या दो क्वेश्चन आपसे नहीं लग रहा होगा, ठीक है। सो देखिए बच्चों वेपर डेंसिटी के बाद हम इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। डेंसिटी ऑफ गैस क्या होता है आपका, डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता है ना, मास बाय वॉल्यूम, लेकिन यहां पर गैस है, सो मास ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय, नीचे क्या था आपका डेंसिटी ऑफ H2 गैस, सो अगेन डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ H2 गैस। यहां पर सब गैस है बच्चों, क्योंकि हमको जबरदस्ती का क्या फॉलो करवाना है, एवोगैड्रोस लॉ फॉलो करवाना है, ठीक है। सो इसीलिए पहले ही आप अंडरस्टूड रखिए कि ये जितने भी आपके एप्लीकेशंस होंगे, दोनों के दोनों एप्लीकेशन में दो चीजें नेसेसरी है, कंडीशंस। पहला कंडीशन है आपका कि शायद आपको ऊपर नहीं दिख रहा होगा, नीचे ही लिख देते हैं कहीं पे, यहां देख लीजिए। इसमें जो कंडीशंस नेसेसरी है वो ये है, पहला तो ये कि दोनों के दोनों ही गैसेस होने चाहिए, ठीक है। जो आप दो चीजें ले रहे हैं ना, एक H2 रिलेट करने के लिए और एक गैस खुद से, सो गैस और H2 तो गैस ही है, ठीक है, और आप जो दूसरी चीज लेंगे वो भी गैस ही होना चाहिए, नहीं तो फिर वेपर डेंसिटी ही नहीं होगा, वेपर मतलब ही होता है वेपर। सो दोनों ही चीजें आपकी गैस के फॉर्म में होनी चाहिए, और दूसरा कंडीशन है कि वो एसटीपी पे होना चाहिए। एसटीपी के बारे में ज्यादा सोच के मत घबराइए, वो आगे पढ़ना ही है, अभी जरूरत नहीं है। एसटीपी को आप बस ऐसा समझिए, शुरू में ही बताए थे कि एक ऐसा कंडीशन है जहां पर टेम्परेचर आपके अकॉर्डिंगली है, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जानबूझ के ऐसा टेम्परेचर देना जो कि स्टैंडर्ड हो, ठीक है, जो कि बदलेगा घटेगा नहीं, थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रहेगा। मतलब अगर आपके पास दो गैसेस है तो दोनों ही आपका इक्वल टेम्परेचर और प्रेशर पे है, ठीक है। आप एसटीपी की जगह ये भी कह सकते हैं कि ईटीपी, यानी कि हालांकि ईटीपी कुछ नहीं होता, बट आप समझ सकते हैं कि ईटीपी आप कह सकते हैं इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर टू अप्लाई एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। नहीं तो उसका कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई होगा तो आप उसका लॉ कैसे लगाएंगे, सोचिए, ठीक है। सो ये दो कंडीशंस को हम मानते हुए ड्राइव कर रहे हैं। अब क्या है, डेंसिटी ऑफ H2 गैस को क्या लिखेंगे, मास ऑफ H2 गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ
H2 गैस। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं, सिर्फ फॉर्मूला डाले है ना। ये डिवाइड का सिंबल है बच्चों, ये मार्कर एक्चुअली नया नया है तो पतला लिख रहा है, थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। सो देखिए बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे एवोगैड्रो का लॉ। अप्लाइंग एवोगैड्रोस लॉ। अब एवोगैड्रोस लॉ सभी को याद हो गया होगा अभी तक, ठीक है। क्या कहता था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स की जगह मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बर्जीलियस एवोगैड्रो। तो क्या है बच्चों, इससे क्या पता चलता है हमको कि अगर ये दोनों गैसेस हैं H2 और आपका जो अपना खुद का गैस है वो H2 और आपका खुद का गैस दोनों ही गैसेस हैं और सिमिलर टेंपरेचर प्रेशर पर है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो वॉल्यूम ऑफ, पहला तो ये चीज होगा गेलुसैक लगा के कि वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ H2 गैस, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन होगा अकॉर्डिंग टू whom, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड एज वेल एज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कहेंगे कि जो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ H2 गैस मॉलिक्यूल्स के। अब समझ में आ रहा है उस समय का थोड़ा थोड़ा जो हम लॉ पढ़े थे कि कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या यूज करेंगे, समझ रहे हैं। देखिए ये फॉर्मूला तो आपका फिजिक्स का चीज है, मैथमेटिकल आप कह सकते हैं, मैथमेटिकल है। तो मैथमेटिकल में एवोगैड्रो कहां से भैया जी आ गए। सो एक्चुअली में वो पूरा का पूरा फॉर्मूला मैथमेटिक्स ही से करने वाला है, बस यहाँ पर ये जो चीज है ना ये एवोगैड्रो ने दी है, ठीक है। यहाँ पर है एप्लीकेशन एवोगैड्रो का एक्चुअल में इन दोनों रिलेशन में, ठीक है। अब देखिए इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि अब आपका ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है वो मॉडिफाई हो जाएगा। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, देखिए मास ऑफ गैस का क्या मतलब हुआ, आपको पता है कि गैसेस तो आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। गैस के सारे मॉलिक्यूल्स उस टाइम के हिसाब से आइडेंटिकल होते हैं, और वैसे भी हम आइडेंटिकल ही मानते हैं ना एवरेज एटॉमिक मास लगा के। तो अभी भी आप मानेंगे कि गैसेस के मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है, मतलब एक अगर मान लीजिए अगर आपके पास गैस मॉलिक्यूल है N2, यहाँ भी N2 यहाँ भी N2, तो आप मान के चलेंगे कि ये वाला N2 इस N2 के सिमिलर है, इस N2 के सिमिलर है, ठीक है, दोनों ही सेम चीज है, ठीक है। ये चीज आप अंडरस्टूड करके रखेंगे। सो देखिए बच्चों क्या था हमारे पास, कोई एक गैस था और एक H2 गैस था, दो चीजें थी, ठीक है। इनका मास कुछ होगा m, मान लेते हैं मास होगा इनका अच्छा छोड़िए, मास होगा इसका कुछ, इसका भी कुछ तो मास होगा। इसका मास बच्चों कितना होगा, देखिए अगर हम आपसे पूछे कि बस है, बस में 10 लोग बैठे हैं और मान लीजिए कि जो आपका बस का मास है वो नेग्लिजिबल है, मान लीजिए है ही नहीं बस का मास, ठीक है, इमेजिनरी बस है, मास ही नहीं है, और उस पर ना 10 आइडेंटिकल लोग बैठे हैं और एक बंदे और एक आइडेंटिकल पीपल का मास है 10 किलो, हालांकि नहीं होता है पर मान लीजिए 10 किलो का एक आदमी है और उस पर 10 लोग बैठे हैं, तो क्या आप उस मास, तो टोटल मास कितना होगा बस का 100, 10 10 से 100, ठीक है। अरे अगर एक आदमी का मास है 10 किलो, उस पे 10 लोग हैं तो आप बोलेंगे ना 10 into 10 इतना मास होगा 100 kg। अब मान लीजिए 10 मास तो 10 ही है, अब मान लीजिए आपको ये नहीं पता है कितने लोग बैठे हैं, तो आप बोलेंगे कि n लोग बैठे हैं, सो कितना मास हो जाएगा, दैट इज 10n। सो उसी तरह से बच्चों मान लेते हैं कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है किसके, गैस के, और H2 के भी मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, अगर आपने नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को माना है n, तो ऑटोमेटिकली आपका नंबर ऑफ H2 गैस के मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, वो भी हो जाएगा ना n, समझे। ये चीज तो आपको लगाने आ गया, ठीक है। और वॉल्यूम तो इक्वल है ही, उसको तो बाद में देखेंगे, पहले ये चीज आपको समझ में आया। सो इस गैस में जो टोटल मास होगा वो कितना होगा बच्चों, मान लेते हैं इस एक गैस का, अच्छा छोड़िए आप सीधा लिखिए मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, लिख सकते हैं ऐसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना होगा मास, टोटल मास होगा मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, यहां भी फिर आपको लिखना पड़ेगा मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 गैस, ठीक है। दोनों का कितना मास होगा, इसका मास होगा मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, और इसमें कितना मास होगा मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 गैस, H2, इसमें से कोई भी गैस हो सकता है, इसमें H2 ही लेना है, ठीक है। और दोनों में n ही क्यों होंगे, सो बाय अप्लाइंग एवोगैड्रोस लॉ। इतना समझ गए हैं आप, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे ना, ये सारा कॉन्सेप्ट लगा करके हम लोग इसमें पुट करेंगे और एक नया इक्वेशन फॉर्म करेंगे। देखिए बच्चों मास ऑफ गैस हमारा कितना आया था, मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ठीक है।
सो इसकी जगह लिखेंगे हम लोग मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस को भी आप वैसे ही छोड़िए, वॉल्यूम ऑफ गैस, डिवीजन का सिंबल उल्टा होता है बच्चों, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाता है मल्टीप्लाई लगाने पे। मैथ्स तो सभी ने पढ़ी है, सब अगर आईआईटी वाले हैं वो तो हंस रहे होंगे, ये सब क्या बता रहे हो, इसमें कैसे आईआईटी निकलेगी, ठीक है, कोई नहीं बच्चों, आएगा, आपका भी दिन आएगा। अगर आप ये सब पढ़ चुके हैं, बोर हो रहे हैं, सो हमारे चैनल के इसी चैप्टर के लास्ट के वीडियोस में जाइए, उसमें सिर्फ आपको कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस के आंसर्स सॉल्व करवाए, मतलब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को हम सॉल्व किए, ठीक है, उन वीडियोस को आप देखिए और वहां सजेशन दीजिए, आपको अच्छे लगे क्वेश्चन या नहीं लगे, या फिर कोई नहीं समझ आया हो तो, ठीक है। बट अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं सो आपके लिए यूजफुल होगा। हाँ, सो देखिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम ऑफ H2 गैस, जो कि ऊपर आएगा, वॉल्यूम ऑफ H2 गैस डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या है, मास ऑफ H2 गैस, तो आप यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ H2 गैस, और इसकी जगह सॉरी मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 गैस बाय अप्लाइंग एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। अब देखिए बच्चों, वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो तो इक्वल है वॉल्यूम ऑफ H2 के, ठीक है, सो दिस विल बी कैंसिल आउट, सबको पता है ना, सेम चीज ऊपर नीचे होती है तो कैंसिल हो जाती है, या फिर बोलिए दिस बन जा दिस, तो ये कट गया, ठीक है। और उसके बाद क्या बचा बच्चों, मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 गैस, ठीक है। अब दोनों ही देखो बच्चों, आपका मैथमेटिकल टर्म है nn, तो nn भी कट जाएगा, एक्चुअली कैपिटल N नहीं स्मॉल ही n होगा, बिकॉज सेम नंबर ऑफ गैसेस थे, ठीक है। सो n अपॉन n भी कट गया, तो अब आपका वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बना है नया, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2 गैस, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आपको एक और चीज पता है कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनीथिंग, चाहे वो गैस हो, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो नॉन मेटल हो, कोई भी चीज हो, अगर आप किसी स्पेसिफिकली एक मॉलिक्यूल, या फिर आप किसी एक यूनिट, या फिर आप किसी एक एटम का मास निकालें, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोलर मास। याद आया डेफिनेशन? तो अब अप्लाई करते हैं आगे। सो अब आपका वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस की बजाय मोलर मास ऑफ गैस। अब मॉलिक्यूल नहीं लगाएंगे, ठीक है, ऑब्वियसली अब गैस है तो मॉलिक्यूल ही होगा, मेरा चश्मा, सॉरी, ठीक है। सो अब गैस है तो आपका मॉलिक्यूल ही होगा, सो सीधा सीधा लिखते हैं कि मास ऑफ गैस या फिर मोलर मास ऑफ गैस, ठीक है, सिंपल। सो दिस इज मोलर मास ऑफ गैस, क्योंकि हमको एक्चुअली ऑफ गैस भी हटा देंगे, सीधा मोलर मास ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम आपको शुरू में ही बताते हैं ना, ऐसा नहीं कि गैस पे ही अप्लाई होता है, हर जगह ही हो जाता है यार, वो तो बस कहने का बात है, ठीक है, हर जगह अप्लाई हो जाता है, चिंता मत करिए, ठीक। सो दिस इज मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2 गैस, और ये हमको लगता है हर बच्चे को पता होगा व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2 गैस। अब देखिए, कुछ सिंपल लोग, साधारण मेरे जैसे बच्चे बोलेंगे एक मॉलिक्यूल H2 का मास होगा 2 म्यू। अब कुछ महान हस्ती होंगे जो बोलेंगे हाइड्रोजन का मास होता है 1.008 म्यू, तो दिस विल बी योर 2.016। तो बच्चों देखिए ना, राउंड ऑफ करिए ना आप, ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं ले जाना है, ऐसे ही केमिस्ट्री कॉम्प्लिकेटेड पढ़िए, और कितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे, ठीक है। सो मास सीधा सीधा H2 मॉलिक्यूल का कितना होता है 2 म्यू। अब आपको पता है कि मोलर मास का यूनिट भी म्यू होगा, और H2 और वन मॉलिक्यूल ऑफ H2 गैस का भी यूनिट म्यू ही होगा, तो म्यू म्यू तो कैंसिल होने वाला है, म्यू म्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, सीधा सीधा आप लिखेंगे 2, क्योंकि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2 गैस होता है 2 म्यू, म्यू म्यू कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी ओनली 2 नॉट 2, दिस इज 2। सो आपका वेपर डेंसिटी हो गया मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। तो आप इसको शॉर्ट में लिखेंगे, गैस को हटा करके, वेपर डेंसिटी इज इक्वल, 1 मिनट, आप लिखेंगे मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, और ये है आपका पहला एप्लीकेशन का डेरिवेशन, ठीक है। सो इसको आप लोग अब जो कंपटीशन के लिए नहीं पढ़ रहे हो, इसको आप लोग रट लो, ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल था, कुछ नहीं करना है यार, आपको वेपर डेंसिटी दिया हुआ रहेगा गैस का, 2 से मल्टीप्लाई करिए, आपके सामने आ जाएगा मोलर मास,
ठीक है। पर जहां तक हम बोले थे कि ये सॉलिड्स वगैरह पे भी अप्लाई होता है, बट हर बार नहीं होता है, कभी कभी होता है, ठीक है। तो आप चिंता मत करिए, आपको गैस वाले ही क्वेश्चंस देंगे, ठीक है। अगर आपको वेपर डेंसिटी का जिक्र किया है ना, तो आप निश्चिंत रहिए कि वो आपका गैस ही होगा, ठीक है। तो सॉलिड वॉलिड पे दिमाग नहीं लगाना, ठीक, सिर्फ गैसेस पे आप लगाइए फोकस, आपको क्वेश्चन भी गैसेस पे ही आएंगे। अब आपका सेकंड एप्लीकेशन है मोलर मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। पिछली बार क्या था, वेपर डेंसिटी एंड मोलर मास, अब की बार है आपका मोलर मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। लेकिन ये वाला रिलेशन ड्राइव करने के लिए आपको पिछले वाले इक्वेशन से ही आगे बढ़ना होगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि जल्दी ड्राइव होगा, ठीक है। अब शुरू से करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो सीधा सीधा पिछले वाले इक्वेशन को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया। और जहां तक बात है, अगर आपको सिर्फ यही आपको ये पूरा ड्राइव करना है तो ठीक है, पिछले वाले इक्वेशन से पिछले वाले से आप इसको ड्राइव करिए, फिर इससे आगे का स्टेप करिए जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए, इसको क्या करना है, आपको पिछले वाले इक्वेशन से पिक करना है, फिर वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला फिर से लिखिए। क्या होता था, अगर शॉर्ट में लिखा जाए तो आपका था मास ऑफ, देखिए हम सीधा लिख रहे हैं, मास ऑफ गैस बाय वॉल्यूम ऑफ गैस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ H2 गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ H2 गैस। ये पहले भी लिख चुके हैं आप लोग, ठीक है, सेम टू सेम आया था, पीछे करके देख लीजिए। दिस इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। यहां तक क्लियर है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक हो जाना चाहिए यहां पर, ठीक है। अब जरा आप रिवाइज करिए, जब हम पिछली बार एवोगैड्रोस लॉ अप्लाई किए थे तो हमने क्या किया था, वॉल्यूम ऑफ गैस को कैंसिल कर दिया था। इसमें थोड़ा चेंज है, आप वॉल्यूम ऑफ गैस को कैंसिल मत करिए, बस फिक्स कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, होगी टेंशन जरूर, पर कोई नहीं, आप इसको डायग्राम से समझिए। सपोज हमारे पास ये है गैस और ये है आपका H2 गैस, ठीक है। हम बोल रहे हैं बच्चों, देखिए आप एक काम करिए, इसको भी आप 1 लीटर ले लीजिए, इसको भी आप 1 लीटर ले लीजिए, बस इतना आपको करना है, इतना तो हो सकता है, कोई टेंशन नहीं हमको लगता है, ठीक है। सो क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ गैस के बजाय आप लोग लिखेंगे 1 लीटर ऑफ गैस, ठीक है। और इसकी जगह, एक मिनट, लेट मी राइट फर्स्ट, ये गैस कितना है, सीधा लिखिए 1 लीटर, ये भी कितना है, H2 गैस माने हैं आप लोग 1 लीटर, ठीक है। सो बेसिकली ये 1 लीटर है, ये भी आपका 1 लीटर है, ठीक है। सो अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करिए, तो आप इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, मास ऑफ गैस की जगह लिखेंगे, गैस कितना है बच्चों 1 लीटर ना, सो आपको यहाँ पर लिखना है मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस। अभी आपको बड़ी चुल मच रही होगी कि अरे यार ये क्या कर रहे हैं, आपकी बार पिछली बार तो मास ऑफ गैस को हम लोग मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस लिखे थे, आपकी बार तो हम n मॉलिक्यूल्स में जा ही नहीं रहे हैं। अरे बच्चों तो सिंपल है ना, हम लोग n मॉलिक्यूल्स में इसलिए नहीं जा रहे हैं, पहला तो ये कि अगर वैसे करेंगे तो फिर से यही फॉर्मूला आ जाएगा, और दूसरा ये कि हमको रिलेशन निकालना है मोलर मास और वॉल्यूम में। आप वॉल्यूम को ही कैंसिल कर देंगे तो आपको, अब ये तो वही बात होगी ना, जिस खाने को खाना है उसी खाने को आपने हटा दिया तो खाओगे क्या, ठीक है। सो अब हम जानबूझ के वॉल्यूम को, अब ये भी है कि रोक के तो रख नहीं सकते, क्योंकि एसटीपी पर है तो वॉल्यूम इक्वल होगा, कैंसिल होगा। तो हमने क्या किया कि कैंसिल ना हो इसके लिए हमने मान लिया दोनों का वॉल्यूम है फिक्स, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, अब आपको पता है कि हर एक गैस का, चाहे हर एक सब्सटेंस का, किसी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी एक फिक्स वॉल्यूम का मास भी तो फिक्स ही होता है ना। अगर टेम्परेचर ना बढ़ेगा ना घटेगा तो वॉल्यूम के, जब जैसे जैसे वॉल्यूम वेरी करेगा वैसे वैसे उसका मास भी वेरी करेगा, सिंपल। तो वही है बच्चों, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस हमने मान लिया है, और H2 को भी हमने लिखा है मास ऑफ 1 लीटर ऑफ H2 गैस इज इक्वल टू, मोलर मास को mm लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट में बहुत लंबा पड़ रहा है, डिवाइडेड बाय 2। यहां तक समझ में आया? अगर यही समझ आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आ ही गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आपको थोड़े से वैल्यू पुट करने हैं, जो कि ये आपको दूसरी चीज है जो रटनी पड़ेगी। अब तक हमको नहीं लगता आपने कुछ रटा होगा सिवाय वेपर डेंसिटी फार्मूले के, ठीक है। अब आपको ये दूसरी चीज रटनी है कि वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ H2 गैस है, वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है, एंड दिस वैल्यू इज 0.089। सो आप इसको लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस
डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 लीटर ऑफ H2 गैस का मतलब हुआ, देखिए बच्चों H2 गैस अगर 1 लीटर होगा ना तो इसको आप याद रखिए कि ये हमेशा 0.089 ग्राम ही होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सिंपल है। कितना मास होगा 0.089 ग्राम। कब हाइड्रोजन का, कब जब 1 लीटर होगा हाइड्रोजन गैस का तो उसका मास होगा इतना जब आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर को रखेंगे। ठीक है, अगर आप ऑब्वियसली मान लीजिए टेम्परेचर आपने घटा दिया है, ठीक है, तो क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम कम होगा ना, सो जब वॉल्यूम कम होगा तो आपका मास जो होगा, हालांकि आप बोलेंगे वॉल्यूम से मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ऑब्वियसली यार अगर आपने लिया है 2 कंटेनर्स, एक बार आपने लिया है, मान लीजिए सेम था, यहाँ पर भी 2 केजी था, यहाँ पर भी 2 केजी था आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर टेम्परेचर आपका हाई था तो क्या होगा, वॉल्यूम मान लीजिए 2v होगा, ज्यादा ही होगा ऑब्वियसली। अब यहाँ पर टेम्परेचर कम था तो वॉल्यूम सिंगल भी होगा। तो अब तो आप कह सकते हो ना कि क्या हो रहा है, मास कांस्टेंट रह जा रहा है लेकिन वॉल्यूम अलग अलग है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ तो फिर जब वॉल्यूम अलग अलग होने पर भी मास फिक्स्ड रह सकता है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि 1 लीटर जब होगा H2 गैस का तो उसका मास फिक्स होगा। तो देखिए बच्चों, पहले बता रहे हैं कि आप टेम्परेचर को घटा बढ़ा नहीं रहे हैं। जब टेम्परेचर घटा बढ़ा नहीं रहे हैं तो ऐसे अजीब वैल्यूज नहीं आएंगे कि ज्यादा वॉल्यूम पे भी उतना ही मास, कम वॉल्यूम पे भी उतना ही मास, तो मास फिक्स हुआ कैसे, समझ गए, क्योंकि ये एसटीपी पर है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, कि एसटीपी पर 1 लीटर ऑफ H2 गैस का मास होता है 0.089 और इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर, दैट इज मास ऑफ 1 लीटर ऑफ H2 गैस व्हिच इज 0.089 एंड दिस विल गिव मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। अब आप एक काम करिए, मोलर मास को एक तरफ लाइए। सो मोलर मास is equal to 2 upon 0.089 multiply by mass of 1 liter of gas। ठीक है बच्चों, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम अब क्या इक्वेशन बना, आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका वैल्यू आ जाएगा मोलर मास इज इक्वल टू 22.4 मल्टीप्लाई बाय mass of 1 liter of gas। सिंपल, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहां पर 1 लीटर है, यहां पर 22.4 है, तो अब आप इसको अंदर तो ले जा ही सकते हैं ना, फिर भी नहीं समझे तो ऐसे समझ जाइए। अगर आपका 1 लीटर का मास होता है 2 केजी, ठीक है, अगर आप 1 लीटर को मल्टीप्लाई करते हैं मान लीजिए 22.4 से, तो मास कितना आएगा 2 into 22.4 यानी कि 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 44.8 केजी आ रहा है मास। ठीक है, अब आप इसको जरा दूसरी तरह से सुनिए, हम बोल रहे हैं 1 लीटर का मास है 2 केजी, तो बताइए सीधा सीधा 22.4 लीटर का मास कितना होगा। सो बाय applying unitary method this will also give 2 into 22.4, so this value is also 44.8 kg। तो आपने देखा ना, आप किसी नंबर से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करें या फिर उसी नंबर को मान लें आप लीटर, तो भी आपका वैल्यू सेम आता है। सो इन शॉर्ट आप इसको कैसे लिख सकते हैं फर्दर, सो आप इसको फर्दर लिख सकते हैं मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ 22.4 को अंदर ले जा रहे हैं, सो दिस इज मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस एंड दिस इज योर सेकंड एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रोस लॉ एंड दैट्स इट। यानी कुल मिला के आपने 2 इक्वेशंस अभी तक सीखी है। एक इक्वेशन है आपका ये, दिस इज योर फर्स्ट एप्लीकेशन बेस्ड इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकंड एप्लीकेशन बेस्ड इक्वेशन। बस बच्चों, अब यही 2 इक्वेशंस है आपके एवोगैड्रोस लॉ में, और कुछ आपको नहीं पढ़ना है। और इस लॉ में आपको बस इतना ही ध्यान रखना था कि आपके जो गैसेस होंगे, हाइड्रोजन और दूसरा गैस, वो दोनों ही आपका गैस होना चाहिए पहला तो, ठीक है। और दूसरा कंडीशन था कि ये सारी चीजें आपकी एसटीपी पर मेजर हो रही हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, ताकि वॉल्यूम एंटर ना करें, वरना ये सारी वैल्यूज बिगड़ सकती है ना, ठीक है, कुछ ऊपर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और वो कैसे ऊपर नीचे होंगी अभी बता के कोई बड़ी बात नहीं, अभी बता देना, ठीक है, जानना तो है ही ऑटोमेटिकली आगे के चैप्टर्स में, जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है।
तो अभी फोकस नहीं करेंगे, अभी के लिए बस इतना ही। हमारा इतना ही था एवोगैड्रोस लॉ, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जो कि इन सारे साइंटिस्ट की थ्योरी के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है। और साथ ही साथ थोड़ी और थ्योरीज भी होंगी जिनको हमने इग्नोर कर दिया है, वो पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, बट हम आपको एक सीधा सीधा दे देंगे व्हाट इज मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। सो थैंक यू।